हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं, जिसका हम पार्ट 1 देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पार्ट 2। तो चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम के बारे में। ठीक है, लोकतंत्र के परिणाम के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम देखेंगे आर्थिक दृष्टि से जो है लोकतंत्र के क्या परिणाम निकलते हैं, कि लोकतंत्र जो है ज़्यादा सही है कि तानाशाही सरकार का जो है आर्थिक व्यवस्था ज़्यादा सही है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। गाइस, कंसंट्रेट होकर समझने का प्रयास करिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ ना लोकतंत्र की, तो देखिए लोकतंत्र की मूल विशेषताएं क्या क्या हैं। समानता हो गई, स्वतंत्रता हो गई, ठीक है, बंधुत्व हो गई, यहाँ पे जो है विचार, भाषण, अभिव्यक्ति, इन सब की स्वतंत्रताएं हैं। ठीक है, यह लोगों को देश और उसके लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दिलचस्पी पैदा करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तानाशाही शासन की, तो तानाशाही में क्या होता है, तानाशाही में शासित को जो है अपनी राय रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तानाशाही में निरंकुश सत्ता जो है वो तानाशाह के हाथों में केंद्रित होती है, और एक मजबूत और अच्छी तरीके से चलने वाली तानाशाही बहुत प्रभावी हो सकती है। तो ठीक है, ये चीज़ अंतर है। और आज हम समझने का प्रयास करेंगे ना कि आर्थिक समृद्धि और विकास के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, देखिए अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है, तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? बिल्कुल उचित है, क्योंकि भैया जब हम विकास की उम्मीद नहीं करेंगे तो लोकतांत्रिक शासन का तो कोई मतलब रह नहीं जाता है ना। अब देखिए, बात हम करें अगर 1950 से 2000 के बीच की ना, तो सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना कर पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। क्यों नहीं होगा, मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कि देखिए लोकतांत्रिक शासन में ना बहुत सारे प्रोसीजर से आगे बढ़कर जो है आर्थिक बिल पास होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं, अगर सरकार को किसी योजना में जो है पैसे लगाने हैं तो सीधे सीधे सरकार नहीं लगा सकती है। ठीक है, बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो इसकी भी हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकतांत्रिक शासन में ना जो है आर्थिक कामकाज के लिए सबसे पहले डिस्कशन चलता है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा पक्ष विपक्ष के बीच, और अगर दोनों पक्षों के बीच असहमति होती है तो उसे भेजा जाता है समिति के पास। ठीक है, फिर समिति कुछ सुझाव देती है, इसके बाद फिर से चर्चा होती है। ठीक है, तो फिर वो पास होगा लोकसभा में, ठीक है, फिर राज्यसभा में, फिर जो है राष्ट्रपति की सिग्नेचर द्वारा फिर जो है वो आर्थिक खर्च उठा सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तानाशाहियों की ना, तो तानाशाहियों को इन सारे प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ता है। तानाशाही जो है वो सीधे जो है राजकोष के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं जो है समृद्धि के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेकिन जो ये लोकतांत्रिक जो है प्रोसेस है ना लोकतांत्रिक सरकार में, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा देर का होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि तानाशाहियों का रिकॉर्ड ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखिए उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की ये अक्षमता, ठीक है, अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है। क्यों कारण है? पर अकेले इसी कारण की वजह से हम लोकतंत्र को खारिज तो नहीं कर सकते ना। जैसा कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा कि आर्थिक विकास और कई कारकों में, मसलन ये कह लीजिए कि देश की जनसंख्या के आकार, ठीक है, वैश्विक स्थिति और अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। अब आप जैसा कि सभी पता है आप सभी को कि हमारा देश जो है दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ठीक है, वैश्विक स्थिति क्या है, अन्य देश जो है हमारे देश में किस प्रकार सहयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी तो डिपेंड करती है ना आर्थिक प्राथमिकताओं को। तो तानाशाही वाले कम, ठीक है, तानाशाही वाले कम विकसित जो है देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है। अब देखिए, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। देखिए कैसे, तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के ना आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद आप जान लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके जो है अन्य अनेक सकारात्मक फ़ायदे हैं। हम केवल अगर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं तो केवल एक फ़ायदा देख के तो करते नहीं हैं। ठीक है, बहुत सारे फ़ायदे देखते हैं, अगर एक आध नुकसान होता है तो वो भी चीज़ें चल सकती हैं। ठीक है, तो अनेक जो है सकारात्मक पहलू हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के, तो इसलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को फॉलो ऑन किया जाता है। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियाँ।
ठीक है, उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि क्या क्या आर्थिक उपलब्धियां हैं लोकतंत्र की। तो देखिए, लोकतंत्र के पक्ष में ना दिए जाने वाले तर्क जो हैं बड़े भावपूर्ण होते हैं। अब देखिए, ऐसा तो होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। ठीक है, इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाले बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी देखिए, तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर ना लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। तो वर्षों से ना लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानी पूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमताओं को कैसे रिश्ता है। ठीक है, यहाँ पे दिए गए चार्ट और नक्शे जो हैं इनके प्रमाण है। अब देखिए, चार्ट 1 जो है बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। अब आपको मैं थोड़ा सा फिगर दिखा दूं, फिर बात करती हूँ। ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है धनी, बीच बीच के, ठीक है, और सबसे नीचे है गरीब। ठीक है, धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन, तो देखिए धनिकों के पास सबसे ज़्यादा धन, या आर्थिक समृद्धि और आय का बंटवारा है, और इसी के बेस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो चार्ट पहले में क्या बताया मैंने कि आर्थिक विकास जो है के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 क्या बता रहा है? देखिए, चार्ट 2 ये बता रहा है कि जो बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी ना भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का कुल राष्ट्रीय आय जो है ना 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कई ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता जो है वो बरकरार रहती है, और अगर आमदनी के समान वितरण और आर्थिक प्रगति को आधार मानकर ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में आर्थिक कामकाज का मूल्यांकन करना हो ना, तो आपका फैसला क्या होगा? अब देखिए, चार्ट भी हम देख लेते हैं, जो जिस चार्ट की अभी हमने बात की है। देखिए चार्ट 1 में क्या है, शासन का प्रकार और देश, और यहाँ पे देखिए विकास दर। सभी लोकतांत्रिक शासन का क्या है विकास दर? 3.95। और वहीं आप अगर देख पा रहे होंगे तानाशाही वाले गरीब देश का विकास दर क्या है? 4.34। लोकतंत्र वाले गरीब देश का क्या है? 4.28। सभी तानाशाही लोकतंत्र जो है क्या है 4.42। तो जो है तानाशाही शासन की जो है आर्थिक विकास दर ज़्यादा बेटर है। ठीक है, वहीं चार्ट 2 की अगर बात करें तो देखिए चुने हुए देशों की आय की असमानता सबसे ज़्यादा देखिए साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, यही चीज़ है, यही इसी के बारे में हम बात कर रहे थे अभी। तो देखिए, अब हम बात करेंगे ना असमानता और गरीबी में कमी। सबसे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं आर्थिक समृद्धि के बारे में। देखिए, आर्थिक समृद्धि जो होती है ना वो देश के सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और गरीबों की जनसंख्या में कमी होने से होता है। इसे कहते हैं आर्थिक समृद्धि। ठीक है, यानी कि आर्थिक रूप से समृद्ध करना। ठीक है, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय हो, चाहे वो सकल घरेलू उत्पाद हो। अब बात आ रही है सकल घरेलू उत्पाद की, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है ना। देखिए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है ना, थोड़ा सा हम राजनीति के साथ अर्थव्यवस्था भी समझ लेते हैं ना, तो इसमें कोई हर्ज की वाली बात तो है नहीं। ठीक है, तो जीडीपी जानते हैं क्या होता है? किसी भी देश के, ध्यान रखेंगे, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास जो होता है ना, इसके स्तर को समझने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि अच्छी जीडीपी होने पर ना उस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा समझा जाता है। ध्यान रखेंगे, अच्छी जीडीपी होने पर उस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा समझा जाता है, और यदि देश की जीडीपी में गिरावट होती है ना तो उस देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा नहीं समझा जाता है, जिसका सारा दोष देश की सरकार को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि देश की सरकार ही अपने देश की आर्थिक नीति का निर्धारण करती है, और गलत नीति के कारण ना पूरे देश को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीडीपी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ, कैसे आया। ठीक है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, थोड़ा सा मैं टॉपिक से हट रही हूँ, लेकिन आपका क्या है कि पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स भी रेडी हो जाएगा यहीं के यहीं। ठीक है, तो देखिए जीडीपी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका।
ठीक है। अमेरिका के अर्थशास्त्री थे साइमन, ध्यान रखेंगे साइमन ने 1935 से 44 के बीच किया। ये वो समय था ना जब विश्व जो है बड़ी बड़ी बैंकिंग संस्थाएं देश के आर्थिक विकास को मापने पर कार्य कर रही थी, लेकिन तब कोई ऐसा पैरामीटर निश्चित नहीं किया गया था जिससे देश की आर्थिक विकास को आसानी से समझकर दूसरों को समझाया जा सके ना। तभी क्या हुआ, अमेरिका की संसद जिसे कांग्रेस कहा जाता है, वहां पर अर्थशास्त्री साइमन ने जीडीपी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि जीडीपी शब्द कहाँ से आया। तो इसके पहले पैरामीटर्स नहीं थे देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए, तो ये विकास हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखिए, जीडीपी का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मैंने ये भी बता दिया कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको इस प्रकार समझा जा सकता है ना कि देखिए, किसी भी देश की, मान लीजिए हमारा ये भारत देश है, ठीक है, किसी भी देश की सीमा रेखा के अंदर, मतलब ये जो सीमा बन गई है, इस सीमा रेखा के अंदर उत्पादित वस्तु, जो भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, और सेवा का बाजार मूल्य कितना है, मूल्य अधिक होने पर ना देश के अंदर विदेशी मुद्रा अधिक आएगी, जिससे देश तेजी गति से विकास करेगा। और यदि उत्पादित वस्तु और जो है सेवा का मूल्य कम होगा तो देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अब देखिए क्या है ना कि जो है यहाँ पे जो है जितना ज़्यादा विदेशी निवेश होगा, ठीक है, वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे जो है जीडीपी भी बढ़ेगी। एट प्रेजेंट टाइम हमारी जीडीपी बहुत ख़राब चल रही है। आप सभी को पता है कि इस समय जो है कोविड का टाइम चल रहा है, तो कोविड के टाइम की वजह से सारे धंधे चौपट हो चुके हैं, सारी कंपनीज़, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज़ बंद हो चुकी हैं। जो चल भी रही हैं तो देख रहे हैं कि लोगों को हटाया जा रहा है, डिलीशन का प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना जीडीपी बहुत कम होती जा रही है। अब देखिए, अब बात करते हैं लोकतंत्र के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ना ये उम्मीद रखना कई ज़्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानता को कम करेंगे। अब देखिए क्या है कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, तो ये तो आर्थिक असमानता है ना। सबके पास तो रहने खाने, बेसिक चीज़ क्या है, रोटी कपड़ा मकान, क्या सबको मिल पा रहा है? दोनों वक्त की रोटी कपड़ा नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो है तर्कसंगत है कि हम एक लोकतंत्र देश से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो आर्थिक असमानता को कम करेगी। और जब देश में आर्थिक विकास तेजी से हो ना, तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह से हो पाता है कि सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है? इसी पे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना राजनीति समानता के आधार पर होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का जो है वजन बराबर होता है। ठीक है, व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ ना हम आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। अब आप ये देखिए कि मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से अधिक ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, आप ये समझ लीजिए कि देश के कुल आय में ना उनका जो है हिस्सा भी बढ़ता जा रहा है। आप बात कर लीजिए, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये सारे हो गए, तो ये कितने हैं? हमारे देश के लगभग 1% लोग हैं अमीर, लेकिन इनका देखिए देश की कुल आय में इनका हिस्सा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम संसाधन मिलते हैं। ठीक है, उनकी आमदनी गिरती गई है और कई बार ना उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा, इलाज जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आ जाती है। आप सभी को पता है कि कोविड-19 के दौर में आप ये समझ लीजिए कि ले तो आए इस बीमारी को अमीर, लेकिन झेलना पड़ रहा है गरीबों को। जो भी गरीब बेरोजगार दूसरे जो है राज्यों में जाकर जो है कार्य कर रहे थे, तो वो अपने घर लौट के आ गए हैं। ठीक है, बेरोजगार हो गए हैं, गरीब, उनकी मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अमीर ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। अब देखिए, बात करें वास्तविक जीवन में ना, तो वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है ना आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई हैं, बिल्कुल नहीं हो पाई हैं। हम अगर जो है प्राचीन काल से ही देखें और आज तक
गरीबों की संख्या में बढ़ोतरी ही हुई है। ठीक है, हम जो है क्लास 9 की भी अर्थव्यवस्था में देखेंगे कि किस प्रकार भारत की गरीबी के बारे में जो है हम पढ़ेंगे उसमें, कि किस प्रकार गरीबी जो है बढ़ ही रही है। और हमारे मतदाताओं में गरीब की संख्या तो बहुत बड़ी है। मतदाता में गरीबों की संख्या बड़ी है तो भाई गरीबों के लिए क्यों नहीं कार्य हो रहा है। और इसलिए कोई भी पार्टी ना उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी आप ये जान लीजिए कि लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने को तत्पर नहीं जान पड़ती जितने कि आप उनसे उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। कुछ अन्य देशों के हालत ना इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश की आधी से ज़्यादा आबादी जो है गरीबी में जीवन गुजारती है और अनेक गरीब देशों के लोग ना अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। अब देखिए, अब हम बात करेंगे ना सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। बहुत सारी सामाजिक विविधताएं हैं और उसमें किस प्रकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था सामंजस्य बैठाती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव के जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह जो है सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। अब देखिए, इससे पहले के अध्यायों में हमने ये पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो हैं अनेक तरह के समाज विभाजनों को संभालती है। आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो है विविधताओं का देश है। ठीक है, आप यही साउथ में चले जाइए तो अलग कल्चर के लोग दिखेंगे, पूर्व के साइड चले जाइए तो अलग कल्चर संस्कृति देखने को मिलेगी, है ना। पश्चिम के साइड चले जाइए तो अलग जो है संस्कृति देखने को मिलेगी, अलग भाषा के लोग मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप उत्तर की ओर चले जाइए तो अलग। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ना सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। और हमने पहले अध्याय में ये भी देखा है कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया। ठीक है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो होती है ना वो आम तौर पर अपने अंदर जो है प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित करती हैं। यानी कि इससे इन टकरावों और विस्फोटकों या फिर कह लीजिए कि हिंसक रूप लेने की अंदेशा जो है ना वो कम हो जाता है। अब आप ये जान लीजिए कि कोई भी समाज, ध्यान रखेंगे, कोई भी समाज ना अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरीके से या फिर कह लीजिए स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं, है ना। और इनके बीच ना बातचीत से सामंजस्य बैठाने की तरीका विकसित कर सकते हैं। और इस काम के लिए लोकतंत्र जो है बहुत अच्छा काम करता है। देखिए, आइए आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार कार्य करता है। अब देखिए, जैसे देखते हैं हम, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी समाज के मतभेदों से आंखें फेर लेती हैं। ठीक है, या फिर उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। आपने हिटलर वाला जो है मामला देखा, वो क्या कहे, यहूदियों के इतनी बुरी तरीके से जो है प्रताड़ित कर रहा था। देख रहे थे कि उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की थी उनने, साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें की थी। लेकिन लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं है। इस प्रकार आप देख लीजिए कि सामाजिक अंतर, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है। ठीक है, पर श्रीलंका का उदाहरण भी हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि किस प्रकार जो है श्रीलंका सिंघलियों के लिए ही सिर्फ जो है नियम कानून ला रही थी, है ना, उनके बढ़ने के लिए ही जो है प्रयास कर रही थी। तमिलों को किस प्रकार जो है नेग्लिजिबल कर रही थी, नीचा कर रही थी। ठीक है, तो श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने के लिए ना लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी 2 शर्तों को पूरा करना होगा। अब ये कौन कौन सी शर्त हैं ये भी देख लीजिए। सबसे पहली शर्त यह है कि ये गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। अब आप ये जान लीजिए, थोड़ा सा मैं उदाहरण देती हूँ कि आप समझ लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, हिंदी बहुल राज्य है। चाहे तो शासन जो है राजभाषा जो है राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित कर सकती है, लेकिन नहीं, बहुमत की राय से शासन नहीं करना है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है, यानी कि जो अल्पमत में है उनका भी ध्यान रखना होता है। ये है हमारा लोकतंत्र, यानी कि सभी को समान रूप से अधिकार देना, सभी की समानता का ध्यान देना। ठीक है, अगर हम एक भाषा को प्रमोट करेंगे तो उससे क्या होगा, विभिन्न भाषा के लोग ऑटोमेटिकली नीचे चले जाएंगे, तो क्या होगा, वो हीन भावना से ग्रसित होंगे। तो इसलिए जो है राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं की जा रही है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ना काम करने की ज़रूरत होती है, और तभी सरकार जो है जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। अब देखिए, बहुमत और अल्पमत की राय ना कोई स्थायी चीज़ तो होती नहीं है। ठीक है,
अगली बात देखती है, अगली शर्त क्या है। देखिए, यह भी समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल या भाषाई के आधार पर बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जो है बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल और भाषाई आधार पर बहुसंख्यक समूह के शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का मतलब होता है ना कि हर फैसले या फिर कह लीजिए चुनाव में अलग अलग लोग और समूह जो है बहुमत का निर्माण करते हैं या बहुमत में हो सकते हैं। ठीक है, तो लोकतंत्र ना तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। और अगर किसी को ना जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है ना, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो है ये सारे समुदायों को हिस्सा बनने से, बहुसंख्यक हिस्सा बनने से रोका जाता है तो समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। यानी कि समावेशी का मतलब क्या है? समावेशन, सभी व्यक्ति का इंक्लूड करना। ठीक है, यानी कि सबका साथ सबके विकास पे लोकतंत्र कार्य करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए, सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरीके के प्रभाव को इन दो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये पहली तस्वीर और ये दूसरी तस्वीर। देखिए क्या है ये कि जो है इसके माध्यम से दिखाया गया है कि प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद लिखें। ये तो बच्चों के लिए है खैर। तो ये देखिए किस प्रकार जो है संघर्ष हो रहा है और ये हेलमेल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। ठीक है, लोकतंत्र में अगर हम नागरिकों की गरिमा आज़ादी के बारे में ना बात करें परिणाम में, तो ये बिल्कुल नाकाफ़ी होगी। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से ना काफ़ी आगे है। आप सभी को पता है कि जो हमारे मूल अधिकार हैं वे हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, गरिमा प्रदान करते हैं। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के लिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लगे लोगों के से सम्मान पाना चाहता है और अक्सर टकराव ना तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। देखिए गरिमा और आज़ादी की चाह ही ना लोकतंत्र का आधार है। अब मान लीजिए आप, अब देखिए जैसे आप सभी को पता है आर्टिकल 17 के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर्टिकल 17 के बारे में बात करूं तो क्या है ये? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ये किस बेसिस पे किया गया है? ताकि सभी को अपनी गरिमा बनाए रखने का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, उसको भी आज़ादी मिले। और देखिए जो है प्राचीन काल से ही दलितों के साथ कितना शोषण हुआ है। उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, सार्वजनिक कुओं में, होटलों में, ढाबों में, ठीक है, नहीं जाना दिया जाता था। लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। ठीक है, और इसीलिए हमारे संविधान में ये प्रोविज़न बनाया गया है कि सभी व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती हैं कि कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकारें जो होती है ना सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना ना आसानी नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। और आज भी मैं आपको बता दूं कि आप क्या शहर में तो बहुत हद तक जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो चुका है काम, लेकिन अगर आप गांव में चले जाइए ना तो गांव में जो है बदतर स्थिति बनी हुई है। जो गरीब क्या दलित तबके के लोग हैं या फिर कह लीजिए स्त्रियों की गरिमा का ही आप एक उदाहरण ले लीजिए तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, यहाँ स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण ले। देखिए दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। ठीक है, और महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद ना अब जाकर ये माना जाने लगा है कि महिलाओं के जो है साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र का जरूरी पहलू है। देखिए और आज अगर कहीं यह हालत है ना तो उसका मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा ही सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल आप ये कह सकते हैं कि एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है ना तो अब जो है औरतों के लिए वैधानिक यानी कि लीगल और मॉरल रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। ठीक है, वे अपने अधिकार के हनन के खिलाफ लड़ सकती हैं और अलोकतांत्रिक व्यवस्था में ना यह बात संभव न थी। क्यों?
क्योंकि वहाँ जो थी ना व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना ही नैतिक रूप से। अब आप फिर से आप हिटलर वाले चैप्टर में जाइए, देखिए वहाँ क्या था, सारी शक्तियाँ हिटलर के पास थी, वो तानाशाह था, वो चाहे तो औरतों का अधिकार दे सकता था, चाहे तो नहीं। तो देखिए वहाँ पे व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य थी और ना ही नैतिक रूप से, ठीक है। अब यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। जाति के आधार पर भी भेदभाव हुए हैं, बहुत बहुत ज़्यादा लेवल पे। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने ना कमज़ोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों को समान दर्जे और समान अवसर के दावे को बल दिया है। आपको जैसे मैंने बताया कि कई सारे जो है SC STs बिल लाए गए हैं, है ना, आर्टिकल 17 आपको बताया ही मैंने। और आज भी ना जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा जो है जातिगत भेदभाव आया है तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दलितों की। देखिए दलित का अर्थ ही था जो है पीड़ित, शोषित, दबाया हुआ, जिसका हक छीना गया होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो भारत की जनगणना से मैं बता दूं 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का लगभग ना 16.6% यानी कि 20.14 करोड़ आबादी दलितों की है। और आज अधिकांश दलित बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म बनने से दलितों का विकास हुआ है, ठीक है। और दलितों के विकास के लिए ना एक नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ना जो है इनके उद्धार के लिए बहुत बड़ा सराहनीय प्रयास किया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आंदोलन के बाद ना यह शब्द हिंदू समाज व्यवस्था से निचले पायदान पर स्थित जो है सैकड़ों वर्षों से अस्पृश्य समझे जाने वाली तमाम जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग होता था। और अब ना दलित पद अस्पृश्य समझे जाने वाली जातियों के आंदोलन धर्मता का परिचायक है। तो भारतीय संविधान में इन जातियों को अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए क्या है ना कि लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की ना एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी भी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खरा उतरे तो अगली जांच आ जाती है। तो लोगों को ना जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं। वे लोकतंत्र से ना और अच्छा काम चाहते हैं। और यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना ही लोकतंत्र की सफलता का गवाही देता है, ठीक है। जब तक आप ये देखिए, जब तक शिकायतें नहीं रहेंगी तो कैसे उसका सॉल्यूशन होगा। तो इससे ये पता चलता है ना कि लोग सचेत हो गए हैं, ठीक है। आज लोग सवाल पूछ रहे हैं, आज लोग RTI डाल रहे हैं, सूचना मांग रहे हैं कि आपने अगर ये चीज़ लाई है जनता के लिए तो किस बेसिस पे लाई है, क्या फ़ायदे हैं इसके। आज जनता जो है सवाल पूछ रही है क्योंकि जनता भी सकारात्मक पहलू है राजनीति का, ठीक है। वे हर जगह एक्टिव हैं, वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज की आलोचना मूल्यांकन करने लगे हैं, ठीक है। लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। देखिए जब तक मैं आपको बता दूं सफलता की एक कुंजी है, जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी ना तब तक आप सफल नहीं हो सकते, ठीक है। जब आलोचनाएं झेलने की हिम्मत हो जाए आपके अंदर तो आलोचनाएं भी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं भी कभी कभी अपने कमेंट बॉक्स को देख के बहुत हताश हो जाती हूँ कि मैडम आप कैसा पढ़ा रही हो, मैम आप पढ़ देती हो, लेकिन इससे मैं हार नहीं मानती। इससे ना मेरे दिन ब दिन जो है टीचिंग में जो है प्रोग्रेस होती जा रही है। देखिए शुरू से ही तो कोई जो है सीखा सिखाया आए नहीं है ना। हमारे लिए भी जो है ये फील्ड नहीं है यूट्यूब में पढ़ाना, ठीक है। तो जो है धीरे धीरे ही हर चीज़ का विकास होता है। और इसी प्रकार आप ये समझिए कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए और आज की वीडियो देखिए, आप देखेंगे कि कितना अंतर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आज ना अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को प्रभावित करता है। अब देखिए यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पे जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, दक्षिण एशिया में देखिए 65% लोग मानते हैं, भारत में जो है 67% लोग, ठीक है, पाकिस्तान में 50% लोग, श्रीलंका में 65% लोग। अब आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो देखिए निम्नलिखित तथ्यों से इसे समझा जा सकता है। सबसे पहला है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव,
आप सभी को पता है कि सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। हमारे देश में भी प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। तो ये चुनाव ना निष्पक्ष होते हैं, ठीक है, यानी कि किसी के पक्ष में नहीं होते हैं। ठीक, सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं और मतदाता जो है अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुन सकता है। दूसरी चीज़, कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में ना सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है, और उस पर ना पूरी बहस विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है और इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चीज़, सूचना का अधिकार, जो कि 2005 से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को सरकार और उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है और यदि कोई नागरिक ये जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता लगा सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है? देखिए क्या होता है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हैं। अब इससे इन टकरावों में, विस्फोट में या फिर हिंसक रूप के से लेने से अंदेशा कम हो जाता है। अब देखिए, कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव की स्थिति जो है स्थायी तौर पर खत्म नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का विकसित तरीका कर सकती है। ठीक है, तो सामाजिक अंतर ना, विभाजन और टकरावों को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का बहुत बड़ा गुण है। अब ये 2 शर्तों को पूरा करता है। सबसे पहली शर्त है, लोकतंत्र का अर्थ जो है बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुमत को सदा ही अल्पमत का भी ध्यान रखना होता है और इसके साथ ही काम करने की जरूरत होती है और तभी सरकार जो है जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी चीज़, बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल और भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह शासन व्यवस्था नहीं होता है। बहुमत का शासन का मतलब होता है हर फैसले या फिर चुनावों में अलग अलग लोगों और समूह के जो है बहुमत के निर्माण कर सकते हैं और लोकतंत्र तभी एक लोकतंत्र होता है जब प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर में बहुमत में हिस्सा बनने का मौका हो। ठीक है, ये चीज़ है। आप देखिए, इसमें एक अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों के पक्ष या विपक्ष में तर्क दें। पहला है, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास करने के लिए तानाशाही चाहिए। तो मैं इसके विपक्ष में तर्क देना चाहूँगी। देखिए, औद्योगिक देश ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का भार उठा सकते हैं पर गरीब देशों को आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। कैसे कि गरीब देश आर्थिक विकास तानाशाही शासन में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि तानाशाही शासन में ना वे स्वतंत्र होंगे, ना उन्हें समानता मिलेगी, ना राजनीति में उनका पार्टिसिपेशन होगा, ना उन्हें आर्थिक अधिकार होंगे। तो ऐसे में तो गरीब देश आर्थिक विकास कर ही नहीं सकेंगे। ठीक है, ये हो जाता है मामला। अगला है, लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच की असमानता को कम नहीं कर सकता। इसके भी विपक्ष में मैं बोलना चाहूँगी। लोकतंत्र ना अपने गरीब जो है अपने नागरिकों के बीच असमानता को कम कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीति, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसके साथ ही लोकतंत्र जो है ना समानता लाने के लिए कानून भी बना सकती है। अब भारत में बहुत से कानूनों के माध्यम से जो है सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए कोशिश की गई है। ठीक है, अगला है, गरीब देशों की सरकार को अपने ज़्यादा संसाधन गरीब को कम करने और आहार, कपड़ा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगाने की जगह उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर खर्च करने चाहिए। इसके भी विपक्ष में मैं बोलना चाहूँगी। देखिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? गरीब देशों को ना अपने संसाधन, उद्योग और बुनियादी ढांचों पर खर्च करने चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। ठीक है, तो गरीब देशों का लक्ष्य होना चाहिए कि सबसे पहले अपने देश के लोगों को आहार दो ना भाई, कपड़ा दो, स्वास्थ्य दो, शिक्षा दो, बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करो और उसके बाद उद्योगों और बुनियादी ढांचों पे जो है खर्च करने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि लोग ही गरीब हैं और जो है उस मजबूत औद्योगिक और बुनियादी ढांचे को संभाल ही नहीं पाएंगे तो इसका तो कोई वैलिड रीज़न रह नहीं जाता है। ठीक है, अगला है, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता अमीर और गरीब दोनों तरह के लोकतांत्रिक देशों में है। तो देखिए, नागरिकों के बीच ना आर्थिक समानता अमीर और गरीब दोनों तरीके के लोकतांत्रिक देशों में है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। आर्थिक असमानता जो है अमीर और गरीब किसी देश की पूरी तरीके से नहीं है। दोनों प्रकार के देशों में जो है कुल आय से ही जो है लोगों के हाथों में है। तो अमीर और गरीब के बीच एक बड़ी खाई देखने को मिलती है। फ़र्क इतना है कि गरीब देशों में गरीब की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और अमीर देशों में इसकी संख्या कुछ कम होती है। ठीक है,
अगला है लोकतंत्र में सभी को एक ही वोट का अधिकार है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में किसी तरीके का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। देखिए लोकतंत्र में ना सभी को एक ही वोट का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तरीके का प्रभुत्व और टकराव नहीं होता। सभी लोग एक ही वोट देते हैं, किंतु जो लोग आर्थिक रूप से समर्थ हैं वे राजनीति में भी प्रभुत्व रखते हैं, ठीक है, और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए ब्यौरों में लोकतंत्र की चुनौतियों की पहचान करें और ये स्थितियां किस प्रकार नागरिकों के गरिमापूर्ण, असुरक्षित और शांतिपूर्ण जीवन के लिए चुनौती पेश करती हैं। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए नीतिगत संस्थागत उपाय भी समझाइए। सबसे पहला है, उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उड़ीसा में दलितों और गैर दलितों के प्रवेश के लिए अलग अलग दरवाजा रखने के लिए एक मंदिर को एक ही दरवाजे में सबको प्रवेश की अनुमति देनी पड़ी। तो देखिए पहली घटना जो है ना, ये सबसे पहली वाली घटना जो है जातिगत की चुनौती लोकतंत्र के समक्ष है, ठीक है। इसके कारण समाज में रहने वाले कुछ लोगों को अपमान सहना पड़ता है और जिन जातियों को नीचा या अछूत या फिर कह लीजिए दलित कहा जाता है उन्हें जीवन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रखा जाता है, जो लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है। और ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कानून बनाकर उन्हें कठोरता से लागू करने में जातिवाद की समस्या को निपटाना होगा। अगला है, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए ये जो घटना है ना, लोकतंत्र के सामने गरीबी प्रमुख चुनौती है। अब गरीबी के कारण ही तो किसान कर्ज में डूब जाता है ना, और वह कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता, वो आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार को ना इन गरीब किसानों की मदद करनी होगी। उन्हें ऋण देने के लिए गाँवों में सरकारी बैंकों की स्थापना करनी होगी और कृषि के लिए आवश्यक चीज़ों को कम कीमत पर उपलब्ध कराना होगा। और जब तक गरीबी रहेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक गरीब व्यक्ति केवल 2 समय की रोटी के जुगाड़ में लगा रहेगा और वह देश के हित में कुछ नहीं कर पाएगा। अगला है, जम्मू कश्मीर के गंडवारा में मुठभेड़ बताकर जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा 3 नागरिकों की हत्या करने के आरोप को देखते हुए इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। तो देखिए ये जो घटना है ना, सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार लोकतंत्र के सम्मुख एक चुनौती है। तो लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अब देखिए जिससे सत्ता में आए व्यक्ति अपनी सत्ता का प्रयोग अपने निजी हित के लिए करने लग जाते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि नागरिकों के जीवन संपत्ति संकट में पड़ जाते हैं और वे जो है सरकारी अधिकारी जिनका काम नागरिकों की सेवा करना है, वही लोग नागरिकों के शत्रु बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे में लोकतांत्रिक शासन की नींव हिल जाती है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए हर स्तर पर भ्रष्टाचार मिटाना होगा और इसलिए कानून बनाने होंगे, उन्हें सख्ती से लागू करना होगा। सरकारी पदों पर नियुक्ति जो है समय निष्पक्ष में काम लेना होगा, तो सही व्यक्ति महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकेगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन से विचार सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने सफलतापूर्वक तो क्या किया है, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उसे चुनें। तो ये है बहुसंख्यकों का शासन, ठीक है। अगला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं। आखिरी क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन इससे क्या है ना कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी कि किस प्रकार हमें आंसर करना है, ठीक है। तो ये भी देख लेते हैं। नन्नू एक दिहाड़ी मजदूर है। वह पूर्वी दिल्ली की एक झुग्गी बस्ती वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है। कार्ड गुम हो गया है। जनवरी 2006 में उसकी डुप्लीकेट राशन बनाने की जो है अर्जी दी। अगले 3 महीने तक उसने राशन विभाग के दफ्तर में कई चक्कर लगाए, लेकिन वहां तैनात किरानी और अधिकारी के काम और उसकी अर्जी की स्थिति बताने में कौन कहे उसको देखने तक के लिए तैयार न थे। आखिरकार उसने सूचना के अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी अर्जी की दैनिक प्रगति का ब्यौरा देने का आवेदन किया। इसके साथ ही उसने इस अर्जी में काम करने वाले अधिकारियों के नाम और काम न करने की सूरत में उनके खिलाफ होने वाली कार्यवाहियों का ब्यौरा भी मांगा। सूचना के अधिकार वाला आवेदन देने
के हफ्ते भर के अंदर खाद्य विभाग के एक इंस्पेक्टर उसके घर आया और उसने नन्नू को बताया कि तुम्हारा राशन कार्ड तैयार है और तुम दफ्तर आकर उसे ले जा सकते हो। अगले दिन जब नन्नू राशन कार्ड लेने गया तो उसके इलाके में खाद्य और पूर्ति विभाग के सबसे बड़े अधिकारी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया और इस अधिकारी ने उसे चाय की पेशकश की और कहा कि अब आपका काम हो गया, इसलिए सूचना के अधिकार वाला अपना आवेदन वापस ले ले। नन्नू का उदाहरण क्या बताता है? नन्नू ने इस आवेदन का अधिकारियों पर क्या असर पड़ा? अपने माता पिताजी से पूछिए। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, माता पिताजी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, नन्नू का उदाहरण ये बताता है ना कि हर नागरिक को, ध्यान रखेंगे, हर नागरिक को अपने अधिकार का उचित प्रयोग करना चाहिए। सूचना जो है नागरिकों को दिया गया एक महत्वपूर्ण अधिकार है, ये जो सूचना का अधिकार मिला है, ठीक है, जिसका प्रयोग करके नन्नू जैसा छोटे से छोटा व्यक्ति भी ना न्याय पा सकता है। और जब सभी नागरिक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो उनका समय पर उपयोग करेंगे, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक ढंग से करेगी। तो नन्नू के आवेदन का ना अधिकारियों पर गहरा असर पड़ा। देखिए, वे एकदम से हरकत में आ गए। उन्होंने एक हफ्ते में ही उसका जो है नया राशन कार्ड बना दिया और जिस राशन कार्ड के लिए नन्नू ने इतने महीने तक जो है आवाजाही की, ठीक है, कोई सुनवाई नहीं हुई, उस दफ्तर में बड़े अधिकारी उनसे मिले, पूरा सम्मान दिया, ठीक है, और आवेदन वापस लेने के लिए कहा। अब जो है ये यहीं पे समाप्त करती हूँ मैं अपने इस लेसन को, और ये लेसन भी ख़त्म हो चुका है। तो ये था लोकतंत्र के परिणाम। इसके पश्चात एक और चैप्टर है, फिर क्लास 10th की जो है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात हम अगला जो है विषय शुरू करेंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कमेंट हमेशा एक्सपेक्टेड होता है मेरा आपसे, ठीक है। आपका एक एक कमेंट ना मुझे बहुत खुशी देता है, ठीक है। आप एक बार बोल देते हो ना, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो मतलब समझ लीजिए वो दिन मतलब निकल जाता है यही सोच के कि चलो ठीक है, मैं कुछ कर पाई, कुछ सकारात्मक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। इससे ना क्या होता है ना कि और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज़्यादा स्टडीज़ करके जो है आपके समक्ष रूबरू होती हूँ कि मैं अपने छात्रों को अपना 100% दे सकूँ, ठीक है। और आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ाई करिए और मैम का नाम रोशन करिए। और मैं ये बिल्कुल सुनना चाहती हूँ कि आप लोगों का मेरी वजह से अगर 1% भी आप अगर मेरी वजह से कुछ तैयारी आपकी हो पा रही है तो मैं अपने आप को सफल टीचर मान लूँगी, ठीक है। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। और गाइस, वीडियो को शेयर कर दीजिए करिए, लाइक कर दीजिए करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।